गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत है। हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय का चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना, चंगेज़ खान का उदय और उसके विजयों के बारे में पढ़ा है। आज हम मंगोलों के जो महत्वपूर्ण विषय है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड, यायावर साम्राज्य से रिलेटेड, उस पे उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि न केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि वैसे भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चंगेज़ खान की सफलता के कारण और चंगेज़ खान का सैनिक प्रशासन। चंगेज़ खान, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बड़े डिटेल में बताया था कि चंगेज़ खान मंगोलों के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। चंगेज़ खान ने बहुत सारे युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। हमने मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से उसने स्टेपी जो मैदान थे, सारे स्टेपी जो क्षेत्र था, जिसमें यूरेशिया वाला बहुत सारा इलाका और एशिया का बहुत सारा क्षेत्र और यूरोप का बहुत सारा क्षेत्र था, उन सब पे उसने विजय प्राप्त की। हालांकि बाद में उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उस साम्राज्य को और बड़ा कर दिया, लेकिन चंगेज़ खान एक सेनापति के तौर पर, एक सम्राट के तौर पर बहुत सफल रहा। उसकी सफलता के बहुत सारे कारण थे जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में ही आज का जो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा चंगेज़ खान का सैनिक प्रशासन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंगेज़ खान की सफलता के कारण। क्या कारण रहे जिसकी वजह से कि चंगेज़ खान को प्रत्येक युद्ध में सफलता मिली। एक 20 वर्षों के एक छोटे से काल में उसने एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और उसका नाम विश्व के महान विजेताओं में से एक माना जाता है। क्योंकि मंगोल, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि मंगोल एक बहुत ही खूंखार, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर जाति के लोग थे, जो कि जो भी युद्ध उन्होंने लड़े उसमें विजय प्राप्त की, जिसमें चंगेज़ खान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि एक सेनापति के तौर पर चंगेज़ खान ने बहुत ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से कि उसे सफलता मिली। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो एक महान सेनापति, चंगेज़ खान स्वयं जन्मजात एक सेनापति था। जिस ओर उसने रुख किया सफलता उसके कदम चूमती गई। मतलब जहाँ पे भी हो गया, चाहे वो छोटे छोटे राज्य हो या बड़े बड़े साम्राज्य हो, सभी को उसने पराजित किया और लोग उसके नाम से को सुनकर भी कांपते थे। क्योंकि वो एक ऐसा सेनापति था, एक ऐसा शासक था, एक ऐसा लीडर था जो अपनी सेना को कंट्रोल करना जानता था और उसे विजय दिलाना जानता था। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, शक्तिशाली सेना। चंगेज़ खान की शक्तिशाली सेना भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण थी। सबसे पहले तो चंगेज़ खान ने अपनी सेना का गठन किया और वो इस तरीके से किया कि जो सेना है वो किसी भी युद्ध को जीतने में सक्षम रहे और इस सेना का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना को बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया, उनको अच्छे हथियार दिए, अच्छे घोड़े दिए, जिसकी वजह से कि जो भी उसने आक्रमण किए उसमें सब में उसने विजय प्राप्त की। नंबर तीसरा जो उसकी सफलता का कारण था, उसका जासूसी विभाग। जासूसी विभाग, जिस भी क्षेत्र पे उसने आक्रमण करना होता था, सबसे पहले उसके जासूस वहाँ पे जाकर जो है वो पूरी जानकारी इकट्ठा करते थे कि कहाँ से कैसे अटैक करना है, क्या क्या उन शासकों की कमी है जिसके ऊपर उन्होंने आक्रमण करना है, और यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। चंगेज़ खान का जो जासूसी विभाग था अत्यंत कुशल था। उसमें जासूस कोई भी युद्ध आरंभ होने से पहले शत्रु के संबंध में प्रत्येक छोटी छोटी जानकारी उपलब्ध करते थे। यह जानकारी उसके लिए बहुत बहुमूल्य सिद्ध होती थी, क्योंकि इससे शत्रु के बारे में उसे बिल्कुल डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाती थी। चौथा था मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वारफेयर। तो एक तो चंगेज़ खान का नाम सुनते ही, चाहे बड़े से बड़े शासक थे उस समय के, क्योंकि उस समय चंगेज़ खान को बहुत सारे ऐसे शासक थे, तुर्क शासक, जिनसे उसको जो है वो सामना करना था। तो तुर्क उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक युद्ध करता था। वो जब भी वो
अटैक करता था तो उससे अटैक से पहले ही उसके जो दुश्मन थे वो डर जाते थे। उनको पता था कि अब चंगेज़ खान आएगा और खून खराबा करेगा, मतलब कि मैक्सिमम टाइम जो है वो जितने भी कबीले होते थे या छोटे छोटे राज्य होते थे उनके मैक्सिमम लोगों को मार देता था, जिसकी वजह से कि लोग उससे बहुत डर जाते थे। और कई बार तो ऐसा हो जाता कि बिना लड़ाई किए ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वो या तो चले जाते या फिर समर्पण कर देते थे। और पांचवा है कुशल घुड़सवार सेना, जिसमें जो चंगेज़ खान की सफलता का एक बड़ा कारण रहा है कि उसकी सेना में जो घुड़सवार थे और तीरंदाज थे वो बहुत अच्छे थे, और उसकी घुड़सेना जो घोड़े थे वो बहुत स्पीड से दौड़ने वाले थे। तो ये दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से कि चंगेज़ खान हमेशा सफल रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगोल प्रशासन। मंगोल प्रशासन की हम बात करें तो मंगोल प्रशासन को दो प्रकार से बांटते हैं, एक सैनिक प्रशासन था उसका और एक नागरिक प्रशासन। आज हम केवल सैनिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपनी सेना को किस प्रकार से जो है वो संगठित किया और उसके लिए नियम बनाए। तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो युद्धों में उलझा रहता था, इसलिए ज़रूरत थी कि सेना के लिए ऐसे नियम और ऐसा प्रावधान किया जाए, ऐसा प्रशासन चलाया जाए जिसकी वजह से कि जो सेना है वो संगठित रहे और शक्तिशाली बने। और जो नियम चंगेज़ खान ने बनाए थे उसके उत्तराधिकारी जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए हैं उन सब ने उन्हीं नियमों को फॉलो किया, थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो सैनिक प्रशासन की हम बात करते हैं। सबसे पहले सेना की बात करें तो किस प्रकार से उसने अपनी सेना को गठित किया था। सबसे पहले भर्ती किस प्रकार से होती थी। जितने भी स्वस्थ व्यक्ति उसके एरिया में थे उन सबको सेना में भर्ती होना अनिवार्य था, मतलब उनके लिए सैनिक बनना जरूरी था, जितने भी हेल्दी जो लोग थे। इसमें केवल पुरोहितों, डॉक्टरों और विद्वानों को छूट थी कि वो सेना में जो है वो भर्ती हो चाहे नहीं हो, उनके ऊपर डिपेंड करता था। अधिकारियों की भर्ती का कार्य केवल चंगेज़ खान के हाथों में था। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनको चंगेज़ खान ही सेना में भर्ती करता था। प्राय ऊंचे और बहुत ही विश्वसनीय पदों पर वो अपने पुत्रों को नियुक्त करता था, मतलब जितने भी बड़े बड़े पद होते थे उस पर उसके जो पुत्र थे वही नियुक्त किए जाते थे। सरदार बनते थे मैक्सिमम टाइम, जिन्हें जो है वो बहुत सारी शक्तियाँ थी। दूसरा संगठन किस प्रकार से था। छोटी छोटी टोलियों में छोटे छोटे उसमें उसने बांटा हुआ, 10 प्रणाली के अनुसार उसने अपनी सेना को गठित किया था। जैसे 10, 100, 1000, 10,000 सैनिक इकाइयों में ये विभाजित था। 10 सैनिकों की इकाई को प्लाटून कहा जाता था। जैसे 10 सैनिकों की इकाई होती थी उसमें एक आधा मुखिया बना देता था वो, उसको प्लाटून कहा जाता था। 100 सैनिकों की इकाई को कंपनी कहा जाता था और 1000 सैनिकों की इकाई को ब्रिगेड और 10,000 सैनिकों की इकाई को तुमन कहा जाता था। तो इस प्रकार से उसने अपनी सेना को संगठित किया था। चंगेज़ खान से पहले एक इकाई में एक ही कुल या कबीले के सैनिक होते थे, लेकिन चंगेज़ खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने विभिन्न कुलों तथा कबीलों के सैनिकों को सम्मिलित किया। जितने भी और कुल थे मंगोल कुल के अलावा, जो और भी कबीले के लोग थे, कुलों के लोग थे, उसने उन सबको सेना में शामिल किया और इसकी वजह से जो सेना थी वो बहुत शक्तिशाली उसकी हो गई। नंबर 3, रचना कि किस प्रकार से उसने अपनी सेना को कंपोजिशन किया था। विभिन्न मंगोल जनजातियों के लोग इस सेना में सम्मिलित थे। उसमें विभिन्न देशों के लोगों को जिन्हें उसने अपने अधीन किया था उनको सभी को सेना जितने भी एरिया पे अटैक करता था उन वहाँ पे उन देशों के जो सैनिक होते थे उनको अपनी सेना में भर्ती कर देता था, जिसमें उसकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर लोग सम्मिलित थे। यहाँ तक कि चंगेज़ खान ने अपनी सेना में क्राइटो को भी सम्मिलित किया था। क्राइटो चंगेज़ खान के कट्टर शत्रु होते थे, लेकिन फिर भी उसने उनको अपनी सेना में सम्मिलित किया। हालांकि कई बार जो है ये जो इस ऐसे जो लोग थे वो चंगेज़ खान को धोखा देने की कोशिश करते, लेकिन उनको बहुत ही खतरनाक दंड वो देता था। तो चंगेज़ खान ने विभिन्न प्रकार के कबीलों, विभिन्न देशों के जो सैनिक थे उनको अपनी सेना में सम्मिलित किया था। नेक्स्ट था प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो उसकी सेना बहुत ही प्रशिक्षित थी, क्योंकि वो बड़ी प्लानिंग के साथ अटैक करते थे और उसके लिए ज़रूरत थी सेना को प्रशिक्षित करने की। उसने संपूर्ण सेना को अपने 4 पुत्रों के अधीन किया था। वे विशेष कप्तानों को नियुक्त करते जिन्हें न्योयान कहा जाता था। और ये जो कप्तान होते थे ये बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही जो है वो शक्तिशाली और अगर इनका दिमागी तौर पे भी ये बहुत शार्प होते थे, है ना। तो
सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु से पूर्व शिकार का अध्ययन करवाया जाता। शिकार के लिए ले जाते थे, वहाँ पे उनको जो किस तरीके से शिकार करना है जानवरों का वैसे बताते थे। इसके लिए विशेष रूप से किसी क्षेत्र का चुनाव कर लिया जाता था और इस कार्य की देखभाल के विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती थी और वहीं पे ट्रेनिंग भी होती थी कि शिकार करते करते जो है वो उनको ट्रेन किया जाता था। उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो पहाड़ों को चढ़कर जो है वो क्रॉस करें और जानवरों के पीछे दौड़े, जिससे कि वो बहुत ही जो है मजबूत हो जाते थे। और इस प्रशिक्षण का फ़ायदा ये होता था कि जब भी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अटैक करना होता था उसमें उनको सफलता मिलती थी। नेक्स्ट जो था इसमें अनुशासन। चंगेज़ खान ने अनुशासन को बहुत महत्व दिया। उसने अपनी सेना में अनुशासन बनाने के उद्देश्य से अनेक नियम बनाए थे और इन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक था। जो नियमों का पालन नहीं करता और चंगेज़ खान उसे सीधे मृत्यु दंड देता था। तो ये नियम क्या थे? युद्ध के आरंभ होने पर छुट्टी पर गए सभी सैनिक तुरंत रिपोर्ट करेंगे। जैसे ही पता लगा कि युद्ध आरंभ हो गया, जितने भी सैनिक जो है वो गए होते थे उनको सबको वापस आना पड़ता था। सभी सैनिकों के लिए आवश्यक था कि वे अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करें। कोई भी सैनिक अपनी इकाई को छोड़कर किसी दूसरी इकाई में नहीं जा सकता था। युद्ध में जाने से पहले सभी सैनिकों को अपने हथियारों का निरीक्षण कर लेना चाहिए था। कोई भी सैनिक अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना लूटमार नहीं कर सकता था और अधिकारियों द्वारा अनुमति मिलने पर लूटमार आरंभ की जाए और लूट के धन से अधिकारियों खान का हिस्सा दिया जाता था। तो ये नियम थे। इन नियमों को बिल्कुल भी कोई भी सैनिक नहीं तोड़ सकता था। जो भी इन नियमों को तोड़ता था उसे सीधा मृत्यु दंड जो है वो दिया जाता था। और ये नियम बहुत ही ज़रूरी थे मंगोल सैनिकों के लिए उनका पालन करना। अब बात करते हैं सेना की कुल संख्या। तो सेना की संख्या बहुत अधिक थी। अगर हम बात करें इतिहासकारों की, तो इतिहासकारों का मानना अलग अलग है। कुछ का मानना है कि चंगेज़ खान की सेना में की संख्या कम थी, लेकिन वो प्रशिक्षित बड़े अच्छे तरीके थे, इसलिए कम सेना भी बड़े बड़े साम्राज्यों का वैसे भी कर देती थी। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना था कि सैनिकों की संख्या 1 लाख से 1.5 लाख के बीच थी। तो सैनिक की संख्या के ऊपर इतिहासकारों में बेशक जो है वो मतभेद है, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात थी कि जितने भी सैनिक थे मंगोल सेना के वो बहुत ही बहादुर थे। हथियार एवं सामान। तो ये किसी भी सेना के लिए ज़रूरी है कि हथियार बड़े अच्छे हो। घोड़े, जो घुड़सवार सेना के सैनिक होते हैं उनके लिए जो घोड़े होते थे विशेष रूप से वो ऐसे घोड़े को चुना जाता है जो कि बहुत फुर्तीले हो और 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ते हो। और इन सैनिकों के पास जो है वो उन्होंने जो सामान दिया था जिसमें 2 धनुष, 2 तरकस और अनेक तीर रखे होते थे। इसके अलावा तलवारें भी जो है उनको दी जाती थी जो कि विशेष लोहे से बनाई गई थी, जो कि बहुत ही खतरनाक होती थी। तो ये जितना भी हम सैनिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि मंगोल जो साम्राज्य है वो विश्व का एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तो जो हमने टॉपिक पढ़े उनमें से जो प्रश्न एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, हालांकि मैंने आपकी वर्कशीट में भी ये डाल दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे यूट्यूब पे कि साथ साथ में ही जो है प्रश्नों को डालें। तो नोट्स भी इसके हैं, जैसे चंगेज़ खान की सफलता के क्या कारण हैं, तो हमने 5-6 पॉइंट मैंने दिए हैं कि एक महान सेनापति था, सेना बहुत शक्तिशाली थी और जासूसी विभाग बहुत स्ट्रॉन्ग था उसका, और सेना के लिए उसने प्रशिक्षित सेना थी, है ना, और एक मनोवैज्ञानिक युद्ध वो करता था, ठीक है। और चंगेज़ खान के सैनिक प्रशासन के बारे में जो हमने बात की अभी, भर्ती, संगठन, रचना, सैनिक हथियार, औजार जो भी है हथियार, और सेना का प्रशिक्षण, ये हमने सारी बातें की। और सेना का अनुशासन ये पूरा आपने करना है। चंगेज़ खान के 3 सैनिक सुधार अगर बताया जाए तो क्या उसने सुधार किए? भर्ती नियमों में उसने बदलाव किया, सेना को उसने संगठित करने के लिए जो है वो प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षण में उसने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आप लिख सकते हैं। चंगेज़ खान की सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाया? जो हमने अनुशासन इसमें दिए हुए हैं पीछे, वो आप लोगों ने कर लें। जैसे ये जितने भी 5-6 पॉइंट है कि युद्ध के आरंभ होने पर छुट्टी पर गए सभी सैनिकों को वापस आना पड़ता है, इस तरीके से आप लोगों ने ये सारा कर लेना है। तो ये नोट्स मैंने दिए हुए हैं, आप लोगों ने जरूर करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।